नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अलका सचान, प्रवक्ता राजकीय बालिका इंटर कॉलेज उन्नाव, आप सभी का भौतिक विज्ञान की इस अध्ययनशाला में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के अध्याय चुंबकत्व एवं द्रव्य के तृतीय भाग का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व चुंबकत्व एवं द्रव्य के दो भागों, प्रथम भाग एवं द्वितीय भाग का अध्ययन हम कर चुके हैं। बच्चों को मेरी ये व्यक्तिगत सलाह है कि वे तृतीय वीडियो देखने यानी तात्कालिक वीडियो देखने से पूर्व प्रथम एवं द्वितीय वीडियो अवश्य देखें, ताकि उन्हें विषय की तारतम्यता में विषय का अध्ययन करने में सुगमता हो। बच्चों देखिए, हमने इससे पूर्व यह जान लिया है कि लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय एवं अनुचुंबकीय पदार्थ क्या हैं, उनके गुणों में क्या भिन्नता होती है, वे किस प्रकार विभिन्न रूप से व्यवहार करते हैं जबकि वे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि अनुचुंबकीय एवं प्रतिचुंबकीय पदार्थ जिनमें चुंबकन की दिशा का अंतर होता है किंतु जो प्रबलता है वो बहुत ही क्षीण होती है, अर्थात अनुचुंबकीय एवं प्रतिचुंबकीय पदार्थों में जो चुंबकन का गुण है उसकी प्रबलता बहुत ही क्षीण होती है। वहीं पर लौह चुंबकीय पदार्थों में जो चुंबकन है वो बहुत प्रबल पाया जाता है। यदि आपको स्मरण हो तो द्वितीय वीडियो में हमने ये देखा था कि यदि हम किसी भी चुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखें, वह अनुचुंबकीय हो या प्रतिचुंबकीय हो, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर चुंबकन समाप्त हो जाता है। किंतु लौह चुंबकीय पदार्थ को जब किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर भी उसमें चुंबकत्व का गुण शेष रह जाता है। तो आइए बच्चों, हम अध्ययन करते हैं कि जो ये लौह चुंबकीय पदार्थ हैं, इनमें चुंबकन का ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण इसमें इतना प्रबल चुंबकन होता है। बच्चों, यह सिद्धांत जिसके अनुसार हम चुंबकन का अध्ययन करेंगे वह कहलाता है डोमेन सिद्धांत। तो आइए देखते हैं क्या है डोमेन सिद्धांत, अर्थात लौह चुंबकत्व की उत्पत्ति का कारण, इसे हम कहते हैं डोमेन सिद्धांत। होता क्या है, लौह चुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थों में केवल तीव्रता का अंतर होता है, दिशा समान होती है। लौह चुंबकीय पदार्थ वास्तव में अनुचुंबकीय पदार्थ ही होते हैं जिनमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकन बहुत अधिक होता है। अनुचुंबकीय पदार्थों की भांति लौह चुंबकीय पदार्थों का भी प्रत्येक परमाणु एक चुंबक होता है, अर्थात एक मैग्नेट की भांति कार्य करता है, जिसमें कुछ स्थायी यानी कि कांस्टेंट चुंबकीय आघूर्ण होता है। बच्चे ये ध्यान दें कि प्रत्येक परमाणु एक छोटे से टाइनी मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है, एक छोटे से चुंबक की तरह व्यवहार करता है, जिसका अपना एक चुंबकीय आघूर्ण होता है। परंतु लौह चुंबकीय पदार्थों में कुछ ऐसी जटिल अन्योन्य क्रियाएं होती हैं जिनके कारण पदार्थों के भीतर परमाणुओं के सूक्ष्म आकार के क्षेत्र बन जाते हैं, जिन्हें हम डोमेन कहते हैं। और इन डोमेन्स में जो परमाणुओं की संख्या है वो लगभग 10⁻17 से लेके 10⁻21 परमाणुओं तक होती है। इन छोटे छोटे क्षेत्रों को हम डोमेन कहते हैं। इन्हें डोमेन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें सभी में जितने भी परमाणु होते हैं जो छोटे छोटे चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं, उन सभी के चुंबकीय आघूर्णों की जो दिशा है, जो क्षेत्र की दिशा है, वो एक ही होती है, अर्थात वो एक ही दिशा में संरेखित होते हैं। किंतु जो पड़ोसी डोमेन है, अर्थात एक पदार्थ में बहुत सारी डोमेन्स होती हैं, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, श्वेत पट पर आप ये देख सकते हैं कि एक चौकोर आकार का टुकड़ा दिखाया गया है लौह चुंबकीय पदार्थ का, जिसमें विभिन्न क्षेत्र दिखाए गए हैं। और उन क्षेत्रों में जो हमारे छोटे छोटे, चूंकि आप प्रदर्शित नहीं करते, नग्न आँखों से आप परमाणु ये चुंबकों को नहीं देख सकते, किंतु उनकी दिशा को दिखाने का प्रयत्न किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि कुल यदि हम गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डोमेन्स को प्रदर्शित किया गया है आपके इस चित्र में। ये एक लौह चुंबकीय पदार्थ का टुकड़ा है। आप उसमें देख रहे हैं कि छोटे छोटे तीर यानी किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित किया गया है कि एक ही क्षेत्र में सभी तीरों की दिशा समान है, अर्थात सभी छोटे छोटे चुंबकों के जो चुंबकीय आघूर्ण हैं उनकी दिशा सदैव समान है। किंतु आप एक चीज़ देखें, पड़ोसी से वह सर्वथा भिन्न है, अर्थात दो पड़ोसी जो डोमेन्स हैं उनमें जो दिशा है उनमें कुछ अंतर है, अर्थात वे सामान्य नहीं है, समान नहीं है। अर्थात चुंबकीय अक्ष जो एक डोमेन का होता है वो एक ही दिशा में संरेखित होती हैं, किंतु पड़ोसी डोमेन के परमाणुओं से भिन्न दिशा में होती हैं। इस प्रकार प्रत्येक डोमेन बिना किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के ही चुंबकीय संतृप्ति की अवस्था में होती है। अब बच्चों एक चीज़ और ध्यान दें कि यहाँ
यहाँ पर जितनी डोमेन्स होती हैं वो इस प्रकार संरेखित रहती हैं, इस प्रकार बिखरी हुई पड़ी रहती हैं कि जो परिणामी आघूर्ण होता है वो शून्य होता है। अर्थात यदि इसका चुंबकीय आघूर्ण और इसका चुंबकीय आघूर्ण सभी का समेकित कर लिया जाए तो परिणामी शून्य हो जाता है। यही कारण है कि लोहे का प्रत्येक टुकड़ा वो लौह चुंबकीय पदार्थ तो होता है किंतु वह चुंबक नहीं होता है। यही कारण है कि हम यह नहीं कह सकते हैं कि यदि कोई लोहे का टुकड़ा है तो वो चुंबक है, जब तक कि उसे किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा ना गया हो वह चुंबक नहीं कहलाता है। यही डोमेन सिद्धांत का उदाहरण है। अब बच्चों देखें हम कैसे समझेंगे कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को प्रभावित करेगा। आप देखें कि यहाँ पर जो ये सामान्य लौह चुंबकीय पदार्थ है वो रखा हुआ है, इसका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य है, किंतु यदि हम इसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब जरा देखिए कि हमने ये जो चित्र बनाया हुआ है, प्रथम चित्र, इसमें ये दिया हुआ है कि लोहे को 4 डोमेन व उनके चुंबकीय आघूर्णों की संभावित दिशाएं दिखाई गई हैं। यहाँ पर एक 4 संभावित दिशाएं दिखाई गई हैं। जब पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, अर्थात ये आपकी सुविधा की दृष्टि से एक सिमेट्रिक अर्थात सममित चित्र दिखा दिया गया है, तो यदि हम इसी पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखें, अभी देखिए बच्चों अभी ये अलग अलग हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये दिशा और ये दिशा और इसके परिणाम समान होने के कारण एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं। यह दिशा और यह दिशा लगभग परिमाण समान होने के कारण एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं, अर्थात यहाँ अभी कोई भी चुंबकत्व का गुण नहीं है, अर्थात यह पदार्थ अभी चुंबकित नहीं है। किंतु यदि हम इसी टुकड़े को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो वह किस प्रकार व्यवहार करेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले 2 प्रकार से यह कार्य किया जा सकता है, यानी चुंबकन का। पहला क्या है, डोमेन की परिसीमाओं के विस्थापन द्वारा। अब आप देखें कि यदि बी चित्र को आप ध्यान दें, यहाँ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा श्वेत पट पर ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर है, तो यदि हम इस टुकड़े को श्वेत पट पर ऊर्ध्वाधर किसी बाह्य क्षेत्र पर रखते हैं तो क्या होता है कि जो हमारी पहली डोमेन थी उसके क्षेत्र की परिसीमाएं बढ़ जाती हैं, अर्थात दूसरे क्षेत्र लघु हो जाते हैं और प्रथम क्षेत्र दीर्घ हो जाता है। प्रथम क्षेत्र के दीर्घ होने का कारण यह है कि प्रथम क्षेत्र की जो दिशा थी, आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, वह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समान थी। अन्य क्षेत्र लघु हो जाते हैं और जो प्रथम क्षेत्र है यह जिसकी दिशा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के समान है, उसकी परिसीमाएं बढ़ जाती हैं और यह क्षेत्र बड़ा हो जाता है। इस प्रकार अब बी चित्र से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चुंबकीय आघूर्ण है वह शून्य नहीं हो सकता है, क्योंकि आकार अलग अलग प्रदर्शित हो रहा है। तो इस प्रकार जो हमारा टुकड़ा है वो अब चुंबकित हो चुका है। तो आप इसे ऐसे समझेंगे, अर्थात डोमेन की परिसीमाओं के विस्थापन द्वारा जब चुंबकन होता है तो जो डोमेन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अनुकूल अभिविन्यसित रहते हैं वे आकार में बढ़ जाते हैं, अर्थात ये, तथा जो बाह्य क्षेत्र के प्रतिकूल अभिविन्यसित रहते हैं वे आकार में घट जाते हैं, अर्थात ये। परिणाम स्वरूप हमें क्षेत्र की दिशा में थोड़ा सा चुंबकन प्राप्त हो जाता है। अब जरा देखें एक दूसरा भी तरीका है जिसके द्वारा चुंबकन का कार्य हो सकता है। आप पुनः देखें कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र श्वेत पट पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है, किंतु यहाँ पर देखें डोमेनों के घूर्णन द्वारा, आप ध्यान दें कि यहाँ पर प्रथम डोमेन अपनी यथास्थिति में है, किंतु द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ डोमेनों ने अपने आघूर्ण की दिशा परिवर्तित कर ली है और वह दिशा स्वतः में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समकक्ष अर्थात समानांतर हो गई है। आप इसे पुनः समझें। डोमेनों के विस्थापन द्वारा जब चुंबकन का कार्य हुआ था तब यहाँ पर जो द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ क्षेत्र थे उन्होंने अपने क्षेत्र की दिशा को नहीं बदला था बल्कि सीमा को कम किया था, किंतु जब हम डोमेनों के घूर्णन द्वारा चुंबकन करते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिसकी दिशा समानांतर क्षैतिज में वामावर्त थी वह ऊर्ध्वाधर हो चुकी है, जिसकी दिशा श्वेत पट पर
ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर थी वह भी ऊपर की ओर हो चुकी, अर्थात डोमेनों ने अपनी दिशा बदल दी, अर्थात घूर्णन की दिशा बदल गई है। और इस प्रकार परिणाम स्वरूप जो हमारा टुकड़ा है वह चुंबकित हो चुका है और काफ़ी प्रबल रूप से चुंबकित हो चुका है। तो बच्चों आप ये देखें कि चुंबकन के दो कारण हो सकते हैं डोमेन सिद्धांत पर, एक है डोमेन्स के परिसीमन द्वारा और दूसरा है डोमेन के घूर्णन द्वारा, अर्थात डोमेन के घूम जाने के कारण। तो हम इसे कैसे बोल सकते हैं कि जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है तो पदार्थ का चुंबकन अधिकतर डोमेनों की परिसीमन के विस्थापन द्वारा होता है, किंतु प्रबल क्षेत्रों में चुंबकन प्रायः डोमेनों के घूर्णन द्वारा होता है। वह चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर पदार्थ पूर्णतः विचुंबकित नहीं हो जाता, बल्कि उसमें कुछ न कुछ चुंबकत्व शेष रह जाता है। अब बच्चों देखें, हम ये बात समझेंगे कि किस प्रकार एक छोटा सा मैग्नेट यानी जो परमाणु चुंबक है हमने जिसकी बात की है वो किस प्रकार प्रभावित करता है और किस प्रकार उसके आधार पर हम डोमेन सिद्धांत को समझ सकते हैं। और जब हम वह चुंबकीय क्षेत्र हटा लेते हैं तो भी चुंबकत्व का गुण क्यों रह जाता है लौह चुंबकीय पदार्थ में। तो जरा देखते हैं, जब लौह चुंबकीय पदार्थ की छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो छड़ के परमाणुवीय डोमेनों की चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो छड़ के परमाणुवीय डोमेनों की चुंबकीय अक्षें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाती हैं तथा लोहे की छड़ चुंबकित हो जाती है। इस प्रकार चुंबक में परिणामी आघूर्ण उत्पन्न होता है। यदि हम किसी चुंबक को हथौड़े से पीटे अथवा क्यूरी ताप के ऊपर गर्म करें, आप याद करें क्यूरी ताप वह ताप होता है जिसके ऊपर कोई भी पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है, तो ऊष्मीय विक्षोभ के कारण, ऊष्मीय प्रभाव के कारण, उसे ऊष्मीय ऊर्जा मिलने के कारण इतना अधिक ताप बढ़ जाता है कि चुंबक की डोमेनें पूर्णतः अस्त व्यस्त हो जाती हैं, अर्थात उनकी कोई सीमा नहीं रह जाती है, जिससे चुंबक का परिणामी आघूर्ण लगभग शून्य हो जाता है, अर्थात चुंबकीय पदार्थ विचुंबकित हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, विचुंबकन का जो हमारा तरीका है जिससे पूर्ण रूप से विचुंबकन हो, तो हम क्या करते हैं, प्रयोगशाला में किसी चुंबकित छड़ को विचुंबकित करने के लिए छड़ को एक प्रणालिका में रखा जाता है तथा प्रणालिका को प्रत्यावर्ती धारा से प्रवाहित किया जाता है एवं धारा के मान को धीरे धीरे घटाया जाता है, जिससे जब धारा अंततः शून्य हो जाती है तो क्षण में भी जो चुंबकन का गुण है वो सर्वथा समाप्त हो जाता है। अब बच्चों देखें, जब हम किसी भी लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करते हैं और उसके बाद विचुंबकन करते हैं तो कई अवस्थाओं को हम देखते हैं कि कितनी देर तक उसमें चुंबकन का गुण रहा, चुंबकत्व का जो गुण है वो कितना अवशेष रहा। इसके आधार पर कुछ परिभाषाएं हैं जिनका ज्ञान आपको होना चाहिए। तो वे परिभाषाएं हैं शैथिल्य, धारणशीलता एवं निग्राहिता। बच्चों समझें कि ये तीनों राशियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं किसी भी लौह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकत्व के गुण को और उसकी कैपेसिटी को समझने के लिए। तो आइए पढ़ते हैं हिस्ट्रेसिस, रिटेंटिविटी एंड पोरोसिटी। पहला क्या है, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह पदार्थ चुंबकीय प्रेरण द्वारा चुंबकित होता है। यदि हम चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H को परिवर्तित करें, ध्यान दीजिए, हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H में परिवर्तन कर रहे हैं, अर्थात हम उसे बढ़ा रहे हैं या हम उसे घटा रहे हैं, तो लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता अर्थात पदार्थ के भीतर फ्लक्स घनत्व में भी परिवर्तन होता है। आप ध्यान दीजिए, H और I में एक संबंध होता था, अर्थात वे म्यूचुअली एक दूसरे पर कैसे होते हैं, निर्भर करते हैं। तो जब हम H के मान में परिवर्तन करेंगे तो I के मान में भी हमको परिवर्तन प्राप्त होगा और इस कारण से लौह चुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति है यानी जो I और H का अनुपात होता है और चुंबकशीलता है जो B और H का अनुपात होता है वो नियत नहीं होता, अर्थात उसके जो उसका मान है वो बदलता रहता है, किसके साथ, H के साथ। चुंबकन क्षेत्र H के संगत चुंबकन क्षेत्र I में परिवर्तन प्रदर्शित करने पर जो ग्राफ बनता है बच्चों, उससे हम स्ट्रेसेस को समझ सकते हैं, उससे हम शैथिल्य को समझ सकते हैं। अब जरा आप देखिए, यह चित्र आप देख रहे हैं श्वेत पट पर, यहाँ क्या किया गया है, एक ग्राफ बना हुआ है। x अक्ष पर H को प्रदर्शित किया गया है, y अक्ष पर I को प्रदर्शित किया गया है। बच्चे ध्यान दें कि यहाँ पर O बिंदु से अर्थात शून्य से जब हमने H के मान को शून्य रखा था, उससे H के मान को बढ़ाते हुए हम A बिंदु पर पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं, A बिंदु पर, अर्थात O बिंदु पर चुंबकन शून्य है और हमने अपने लोहे के टुकड़े को चुंबकित किया है और H के मान को बढ़ाते हुए हमने A अवस्था को प्राप्त किया है। किंतु जब अब हम विचुंबकन का कार्य करते हैं तो बच्चों यदि हम H के मान को वापस घटाएं
तो ये जो ग्राफ है इसमें वह वापस ए और ओ वाले मार्ग से वापस कदापि नहीं आता। वह क्या करता है, वह एक नया मार्ग लेता है, ए एफ ई डी, अन्यथा ए बी सी डी। तो आप ये देख रहे हैं कि जो विचुंबकन होता है, अर्थात जो विचुंबकन है वो उसी मार्ग से नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब हम h के मान को घटाते हैं तो वो उसी रूप में i का मान नहीं घटता जिस रूप में बढ़ाते समय h का मान i का मान बढ़ा था, अर्थात वह रेशियो अब परिवर्तित हो जाता है। इसी घटना को हम शैथिल्य भी कहते हैं। जरा आप देखें, आप एक बार इसको रिपीट करते हैं हम। यदि h का मान धीरे धीरे घटाएं, अर्थात हम a बिंदु तक पहुंच चुके हैं, ए बिंदु तक हम पहुंच चुके हैं, तो ये चुंबकन का ग्राफ है, ओ से लेके ए तक चुंबकन का ग्राफ है। अब हम विचुंबकन करना चाहते हैं तो हम एच को घटा रहे हैं। यदि एच का मान धीरे धीरे घटाया जाए तो आई का मान भी घटता है, परंतु वक्र ओ ए की विपरीत दिशा में पुनरावृत्ति नहीं होती, बल्कि एक नया वक्र ए बी प्राप्त होता है। वक्र के इस भाग से स्पष्ट है कि जब h का मान शून्य हो जाता है तो i का मान घटकर शून्य पुनः नहीं होता। जबकि जब हमने शुरुआत की थी तो o बिंदु से शुरू हुआ था ग्राफ, पुनः ग्राफ कभी भी o बिंदु पर नहीं आता, अर्थात h का मान और i का मान t बराबर शून्य पर, यानी चुंबकन स्टार्ट करते समय, शुरू करते समय तो h और i शून्य थे, किंतु अब हमें h का मान शून्य कर देने पर भी i का मान b होता है या e होता है, किंतु कभी भी शून्य नहीं होता है, बल्कि इसका मान अब भी OB के बराबर रहता है। ये जो आपका y अक्ष में मान दिया गया है, इससे स्पष्ट है कि I में h के सापेक्ष पश्चता रहती है, अर्थात वो पश्चगामी रहता है, पीछे रहता है। चुंबकन क्षेत्र के शून्य हो जाने पर पदार्थ में बचा हुआ चुंबकत्व अवशिष्ट चुंबकत्व कहलाता है। इससे पदार्थ की धारणशीलता कहते हैं। बच्चों एक चीज़ समझें, जब O से A तक चुंबकन एवं A से वापस आने पर AB मार्ग या AF मार्ग लेने का जो ये तरीका है, इसी को हम शैथिल्य से निरूपित करते हैं, किंतु जो ये अवशेष I की मात्रा रह जाती है ये बच्चों कहलाती है धारणशीलता, अर्थात ये निरूपित करती है कि जब चुंबकित हुए पदार्थ का विचुंबकन किया जाता है, यानी वह चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जाता है, तो भी उसमें जो अवशेष रह जाता है जो चुंबकन, उसे ही हम कहते हैं पदार्थ की धारणशीलता, इसे हम धारणशीलता कहेंगे। इसी प्रकार किसी पदार्थ की धारणशीलता उस चुंबकत्व की माप है जो कि चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी पदार्थ में बचा रहता है। अर्थात इस चित्र में जो OB सेक्शन है, अर्थात I का OB मान, इसे हम कहेंगे धारणशीलता। अब बच्चों देखें, ये वही ग्राफ को समझाया गया है। अब अगर आप देखें इसी ग्राफ में जो हमारा नीचे का पार्ट है, अब आप देखें कि यदि हम चाहते हैं कि हम I के मान को शून्य करेंगे ही, हमें शून्य प्राप्त करना है, अर्थात हमें विचुंबकन करना है, हमें पदार्थ में कोई चुंबकत्व तो शेष नहीं रखना है, तो हमें कोई अन्य प्रयास करना पड़ेगा। आप एक चीज़ देख रहे हैं, B बिंदु पर I का कुछ मान है, यदि हम I के मान को शून्य पर ले जाते हैं तो हमें ऋणात्मक अक्ष पर कुछ दूरी तय करनी पड़ती है, अर्थात हमें H के मान को शून्य से निगेटिव की ओर ले जाना होगा। तो बच्चों देखें कि यदि हम चुंबकन क्षेत्र की उत्क्रम दिशा में, अर्थात विपरीत दिशा में बढ़ाया जाए तो I का मान और घटता है, और BC के अनुदिश जब H का मान OC के बराबर होता है तो I का मान शून्य हो जाता है। देखिए, जब H का मान O से C तक ले जाएंगे तब I का मान B से कहाँ आ जाता है, C तक आ जाता है। तो ये जो O से लेकर C तक H का ये ऋणात्मक यानी उत्क्रम मान है बच्चों, ये जो उत्क्रम मान है जो अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए आवश्यक होता है, इसी को हम निग्राहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? निग्राहिता कहते हैं, या हम इसे निग्रह बल भी कहते हैं। तो भौतिक रूप से हम कैसे परिभाषित करेंगे इसे? किसी पदार्थ की निग्राहिता उस उत्क्रम चुंबकीय क्षेत्र की माप है। उत्क्रम का अर्थ निगेटिव यानी ऋणात्मक। उत्क्रम चुंबकीय क्षेत्र की माप है जो कि पदार्थ के अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। अब बच्चों देखें, यदि H का मान उत्क्रम क्षेत्र में OC से आगे बढ़ा दे तो पदार्थ विपरीत दिशा में चुंबकित होने लगता है CD के अनुदिश।
देखिए, यदि हम क्या करें, हम O से C के बाद यदि और चले जाएं तो क्या होगा, फिर से चुंबकन होगा, बस उसकी क्या हो जाएगी, दिशा विपरीत हो जाएगी। तो ये जो परिघटना है उसे हम चुंबकीय संतृप्ति की अवस्था कहते हैं और वह D बिंदु पर पहुंच जाता है। चुंबकन क्षेत्र H को इसके अधिकतम ऋणात्मक मान से वापस शून्य से होते हुए अधिकतम धनात्मक मान तक लाने पर एक सममित यानी ज्योमेट्रिकली इक्विवेलेंट वक्र DEFA प्राप्त होता है। बिंदुओं B तथा E पर पदार्थ चुंबकन क्षेत्र की अनुपस्थिति में चुंबकित रहता है, तब इसे स्थायी चुंबक कहते हैं। बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने पदार्थ को O बिंदु से A बिंदु तक चुंबकित किया, किंतु उसे विचुंबकित करने में हमें इस मार्ग से होकर आना पड़ा और शून्य तक प्राप्त करना पड़ा। उसके बाद यदि हम इस कर्वेचर को यहाँ ले जाएं विपरीत दिशा में एक चुंबकत्व, उसके बाद वापस ये उसी कर्व से होकर A बिंदु पर पहुँच जाता है। तो ये जो क्लोज्ड कर्व बन रहा है यही हमारे शैथिल्य को प्रदर्शित करता है। और अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार एक नर्म लोहा और किस प्रकार एक जो नर्म लोहे की छड़ होती है और नॉर्मल लोहे की छड़ होती है वो किस प्रकार अलग अलग चुंबकन दिखाती है और किस में अधिक चुंबकन होता है, किस में आसानी से होता है, उसका यही कारण है। तो आप देखें कि विचुंबकन, अब जरा आप ये देखें कि आपको पता है कि चुंबकन और विचुंबकन को H और I के ग्राफ से हम दिखाते हैं। यदि हमने किसी भी छड़ को चुंबकित कर लिया है तो उसे विचुंबकित करने का जो तरीका है वो ये है कि हम उसे एक प्रणालिका में रखेंगे, उसके बाद उस प्रणालिका में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करेंगे और उस धारा के मान को सनह सनह अर्थात धीरे धीरे घटाते जाएंगे। जब आप उसे धीरे धीरे घटाएंगे तो क्या होगा कि जो H का मान है वो उसी तरीके से हिस्टैरिसीस वक्र बनाता हुआ बार बार उसी सर्किल को पूरा करेगा और अंततः वो O बिंदु तक पहुंच जाएगा, अर्थात विचुंबकन पूर्ण रूप से हो जाएगा। तो देखते हैं परिघटना किस तरीके से की जाती है। किसी चुंबकीय पदार्थ के एक बार चुंबकित हो जाने पर उसे विचुंबकित करना सरल नहीं है। शैथिल्य लूप से यह स्पष्ट है कि चुंबकन क्षेत्र को हटा लेने पर यानी H बराबर 0 कर देने पर भी चुंबकन तीव्रता अथवा चुंबकीय प्रेरण का मान शून्य नहीं होता है। तो इसे शून्य करने के लिए विपरीत दिशा में निग्रह बल के बराबर चुंबकीय क्षेत्र लगाना पड़ता है। अतः किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबित करने के लिए उसे लगातार घटती हुई धारा से उत्पन्न क्षेत्र द्वारा बार बार चुंबकित तथा विचुंबित करते हैं और अंत में धारा का मान शून्य कर देते हैं। इससे शैथिल्य लूप छोटा होता जाता है और अंत में जब धारा शून्य हो जाती है तो शैथिल्य लूप का विस्तार भी शून्य हो जाता है। इसके लिए पदार्थ को एक प्रणालिका के भीतर रखते हैं जिसमें लगातार घटती हुई प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं। धारा का मान शून्य होने पर पदार्थ को प्रणालिका से बाहर निकाल लेते हैं। अब यह पूर्णतया विचुंबकित हो जाता है। बच्चे ध्यान दें कि यहाँ पर जब हम चुंबकन का जो फिनोमेना था उसे हम समझ रहे थे तब हमने देखा था इसे बोलते हैं हिस्टैरिसीस लूप या शैथिल्य वक्र, और शैथिल्य वक्र सदैव बंद होता है। आप एक बार इसे पुनः समझ लें। O से A तक का जो ग्राफ है वो समझाता है चुंबकन की घटना को, पुनः विचुंबकन A से B, B से C, C से D, पुनः चुंबकन और D से F, फिर पुनः चुंबकन, और इस प्रकार ये जो ग्राफ है इसी को हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस लूप। और जब हम विचुंबकन करते हैं तो हम अचानक इसे शून्य नहीं कर सकते बल्कि हम इस लूप के आकार को छोटा करते जाते हैं। वही विचुंबकन की अवस्था में आपको प्राप्त होता है जैसा कि आप ग्राफ को देख रहे हैं। तो विचुंबकन की जो ये घटना है लौह चुंबकीय छड़ों में विचुंबकन इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। शैथिल्य हानि किसे कहते हैं, जैसा कि आपको पता है जब पदार्थ को विचुंबकन क्षेत्र में रखकर चुंबकित किया जाता है तो जो डोमेन चुंबकीय क्षेत्र के अनुकूल अभिविन्यसित रहते हैं वे तो आकार में बढ़ जाते हैं और साथ ही साथ घूमते भी रहते हैं, अर्थात उनके चुंबकन की दिशाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश हो जाती हैं। इस प्रक्रिया में चुंबकन क्षेत्र द्वारा कार्य किया जाता है, वही कार्य चुंबकन की ऊर्जा के रूप में विद्यमान हो जाता है। किंतु जब चुंबकीय क्षेत्र को घटाकर शून्य किया जाता है तो चुंबकन तीव्रता का मान शून्य नहीं होता बल्कि चुंबकत्व तो कुछ अवशेष रह जाता है। यह चुंबकत्व तो उसी ऊर्जा के रूप में ही शेष रह जाता है, अर्थात स्पष्ट है कि चुंबकन हटाने पर भी हमें वह ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी जो कि प्रदान की गई थी चुंबकत्व तो करते समय, अर्थात ऊर्जा की हानि होती है। यही हानि कहलाती है शैथिल्य हानि या हिस्टैरिसीस लॉस।
इस प्रकार चुंबकन के प्रत्येक चक्र में कुछ ऊर्जा की हानि होती है, जिसे हम शैथिल्य हानि कहते हैं। यह ऊर्जा पदार्थों में ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। यही कारण है कि चुंबकीय पदार्थ के बार बार चुंबकित अथवा विचुंबकित करने पर वह गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? जब हम उसे चुंबकित करते हैं तो वह जो ऊर्जा हम उसके ऊपर खर्च करते हैं वह चुंबकीय क्षेत्र में स्टोर हो जाती है। जब उसे विचुंबकित करते हैं तो पूरा चुंबकन न समाप्त होने के कारण अवशेष ऊर्जा रह जाती है और इस प्रकार ताप कुछ न कुछ बढ़ता रहता है। तो बच्चों यह देखें, हम ये एक चीज़ प्रूव भी कर सकते हैं ग्राफ के द्वारा कि चुंबकन के एक चक्र में पदार्थ के एकांक आयतन में होने वाली शैथिल्य हानि IH शैथिल्य लूप के क्षेत्रफल के बराबर होती है। अर्थात यदि आप प्रॉपर ग्राफ बनाएं H और I के बीच, तो जो H और I एक क्लोज्ड कर्व बनता है, उस कर्व का जो एरिया है यानी जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल को यदि हम माप लें तो चुंबकन के एक चक्र में यानी जितना चक्र बना हुआ है तो एकांक आयतन में जितनी ऊर्जा की हानि होती है वो क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी क्षेत्रफल नाप कर आप ग्राफ से भी ऊर्जा की हानि को ज्ञात कर सकते हैं। इससे अनेक लाभ हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम विभिन्न लौह चुंबकीय पदार्थों के H और I ग्राफ बना सकते हैं, यानी कि शैथिल्य हानि के ग्राफ बना सकते हैं और इसको चुन सकते हैं कि कहाँ पर एरिया अधिक आ रहा है। यदि एरिया अधिक आ रहा है तो हम चुंबकन के लिए उन पदार्थों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे जो नर्म लोहे तथा स्टील के चुंबकीय गुणों में क्या अंतर है। बच्चों देखिए, यहाँ पर हमने दो हिस्टैरिसीस लूप आपको दिखाए हैं। ये जो हिस्टैरिसीस लूप है, एक नर्म लोहे का लूप है और एक स्टील का लूप है। तो आप स्वतः यहाँ पर देख सकते हैं कि किसका एरिया अधिक है। आप चित्र पर ध्यान दें और बताएं कि किसका एरिया अधिक है। जिसका एरिया अधिक है उसमें हानि अधिक होगी और जिसका एरिया कम है उसमें हानि कम होगी। तो आप ये देख रहे हैं कि जो नर्म लोहा है उसमें एरिया कम है, अर्थात शैथिल्य हानि कम है, और जो ये कर्व मोटा सा बना हुआ है ये स्टील का कर्व है, अर्थात इसमें हानि अधिक होगी। तो स्पष्ट है कि नर्म लोहे का चुंबकन एवं चुंबकन आसान होता है बजाय किसके, स्टील के। अर्थात जहां पर बार बार चुंबकन का कार्य करके विचुंबकन करने की आवश्यकता होती है वहां पर सदैव नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। तो आप देखते हैं कि जितनी भी क्रोड यूज की जाती हैं प्रणालिकाओं में वे सदैव किसकी यूज की जाती हैं, नर्म लोहे की यूज की जाती हैं, ताकि हिस्टैरिसीस लॉस क्या हो, कम से कम हो और जो हमारा सिस्टम है उसमें कम हानि के द्वारा अधिक कार्य प्राप्त किया जा सके। तो यहाँ स्पष्ट है कि जो नर्म लोहा है जब उसका हिस्टैरिसीस यानी शैथिल्य वक्र बनाया जाता है तो उसका एरिया कम प्राप्त होता है और स्टील का अधिक प्राप्त होता है। इसलिए नर्म लोहे का जो विचुंबकन है वो आसानी से और कम ऊर्जा की हानि से किया जा सकता है। बच्चों देखिए, धारणशीलता, निग्राहिता और शैथिल्य हानि तीनों आप पढ़ चुके हैं ग्राफ के द्वारा कि ग्राफ में जो OB कर्व है वो धारणशीलता कहलाता है, अर्थात H को शून्य कर देने पर भी I का जो मान प्राप्त होता है वह धारणशीलता कहलाता है। निग्राहिता अर्थात OC यानी कि चुंबकित नर्म लोहे को पूर्णतः विचुंबकित करने के लिए जितना नेगेटिव H का मान आपको देना पड़ता है वो निग्राहिता कहलाती है। और जो हिस्टैरिसीस लॉस है यानी कि वापस विचुंबकन करने के लिए भी जो ऊर्जा की हानि हो जाती है एकांक आयतन में, उसे हम कहते हैं शैथिल्य हानि। तो बच्चों इस प्रकार आज आपने अध्ययन किया चुंबकशीलता, चुंबकीय प्रवृत्ति और चुंबकीय पदार्थों का चुनाव। बच्चों चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति का आप अध्ययन कर चुके हैं द्वितीय वीडियो में, और जो अंतिम है चुंबकीय पदार्थों का चुनाव। हम ट्रांसफार्मर, डायनामो और स्थायी चुंबक की जो क्रोड है, जब हमें स्थायी चुंबक बनाना होता है तो हम स्टील का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसे विचुंबकित नहीं करना बारंबार। किंतु जब हमें डायनामो या ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाना है तो हम नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें शैथिल्य हानि कम होती है। तो इस प्रकार हमने जो अध्ययन किया डोमेन सिद्धांत और शैथिल्य हानि, धारता, उनके आधार पर हम प्रायोगिक वस्तुओं का चुनाव करते हैं कि कहाँ हमें नर्म लोहे का प्रयोग करना है और कहाँ पर हमें गर्म लोहे का प्रयोग करना है। तो आशा है कि आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि क्या मूल कारण है लौह चुंबकीय क्षेत्रों, लौह चुंबकीय पदार्थों के चुंबकन का और किस प्रकार उनके गुणों का हम प्रयोग करते हैं, और फिर दैनिक जीवन में अर्थात ट्रांसफार्मर में या चुंबक बनाने में या डायनामो में क्रूड्स का प्रयोग किस आधार पर नर्म लोहे या ठोस लोहे या स्टील का किया जाता है। तो यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।